हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चन सीडीपी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस। और जब तक आपकी सीटेट परीक्षा हो नहीं जाती, आप पास नहीं हो जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ लगी हुई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। 21 क्वेश्चन से आज देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का। अगर आप लोगों को मैं तब बता दूं तो कल से मैंने थियरी स्टार्ट की है केवीएस और सीटेट के लिए एक साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग का ही थियरी उठाया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सीटेट के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं सीडीपी के, और हर सब्जेक्ट के देखेंगे। चैनल को अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में जहाँ तक सही कथन चुनना है हमको, और यह पहला कथन है कि यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों के नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता, प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो अगर बात की जाए, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जो कि हिंदी की स्टोरी थी। तो उस लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते थे जिसमें मोरल डायलेमा यानी दुविधा नैतिक समस्या से संबंधित प्रश्न होते। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की स्टोरी लॉरेंस कोहलबर्ग से ही संबंधित है, अगर आप लोगों को याद होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का है। यहाँ पे कहा गया है कि विकथन कहता है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण क्या है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, अवसर मिलते हैं, एक सार्वभौमिक निर्माण है। यहाँ पे अभिकथन और कारण जो है दोनों ही आपके गलत हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, Which of the following is an example of a question that promote analytical thinking? विश्व में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? देखिए यहाँ पे फिक्स आंसर वाली चीज़ है। नेता कौन था तो उसका नाम बता देंगे, किस वर्ष समाप्त हुआ इसका भी बता देंगे आप। विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे ये भी आप बता देंगे। जिन चीज़ों में सोचने की कारण है, और कई कारण हो सकते हैं, सबके अलग अलग भी विचार हो सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी यहाँ पे विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा मिला है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उन बच्चों को जिन्हें क्या है दृष्टि बाधिता है, मतलब जो नहीं देख सकते हैं, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश, तो यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? अगर देख नहीं पाते हैं तो आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, ठीक है, तो उसे ब्रेल का उपयोग करना चाहिए। जो एक क्या है, स्पर्श है, श्रवण तंत्र है, स्पर्श तंत्र है या श्रवण प्रणाली है। तो ऑडिटरी सिस्टम है, ब्रेल इज एन ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, तो श्रवण प्रणाली है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे जो ब्रेल है वो एक
क्या है, स्पर्श प्रणाली है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेल लिपि होती है ना वो उभरी हुई होती है, तो जो देख नहीं सकते हैं ना वो उनको टच करके, छू के उन अक्षरों का पता लगाते हैं और मन में उसको पढ़ना सीखते हैं। टच करके वो समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल जो है वो एक स्पर्श प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने का सबसे अधिक संभावना है? विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स देना। आप व्याख्या कर रहे हैं तो आप कोई रचनात्मक या चिंतन को बढ़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहीं पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना सौंपना, जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। याद रखना बिल्कुल नहीं हो सकता है ऑप्शन। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन ओपन एंडेड वाला जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें बच्चा सोचता है, ठीक है, अपने अपने सबके आंसर होते हैं। तो यहाँ पे चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है ओपन एंडेड प्रश्न, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ठीक है। समस्या समाधान भी है और उस समाधान करने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक सीखने के लिए आकलन की बात की गई है। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका थियरी आप लोगों को दे दूंगी। सीखने के लिए आकलन हो रहा है, शब्दों का अर्थ निकालना सीखने के लिए, अभी सीखना है, सीखने के लिए आकलन हो रहा है। तो एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना चाहिए। एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती हैं। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया है आपका कि सीखने के लिए आकलन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया जो रूब्रिक है, प्रोजेक्ट है, यह रेखांकित करते हुए कि उन्होंने क्या अचीव किया है, एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आकलन जो है वो सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से संबंधित है। यहाँ पे कहा गया है कि एक लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की लड़कियों में अधिक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण है कि लड़कियां आनुवंशिक रूप में से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील है और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो एक तरीके से जेंडर वाला टॉपिक है ये, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ही गलत है कि ऐसी कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है और ये भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। ये तो टॉपिक दोनों ही, असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत हैं, इसलिए ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब उसकी शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है शिक्षिका उसे डांटेगी वह शर्मिंदा होगी। कारण है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। ठीक है, देखिए कथन और कारण जो हैं दोनों सही बात हैं। जब बच्चा चिंतित रहेगा, असुरक्षित महसूस करेगा तो उसकी शिक्षा के पर अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। और ये भी सही है कि उसे अगर डर लगता है तो डांटेगी, शर्मिंदा होगी, ऐसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सही हैं, लेकिन अगर बात की जाए अभिकथन की जो कारण है वो सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पे सही व्याख्या करता है और यही कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस है, इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे, जो कि हिंदी हमारे लिए, हिंदी में पूरे नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं ये CDP का 30 क्वेश्चन हो गया, ये जो पेपर मैंने लिया था उसका 30 क्वेश्चन होने के बाद हम हिंदी के लेंगे। और हिंदी के साथ साथ सोशल आप लोगों का चल ही रहा है, तो सोशल के भी मैं दे दूँगी। एक शिक्षिका छात्रों को उसके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए करना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम का से रिलेटेड है। एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है? बिल्कुल नहीं। बच्चों में कमियों की पहचान करता है। समावेशी शिक्षक आ गया तो वहाँ पे सबको मिला जुला कर एक समान रूप से पढ़ाने की बात होती है, ये कभी नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। जब समावेशी है यानी सबको एक समान माना गया है तो यहाँ पे अलग तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, समावेशी कक्षा में जो शिक्षक होता है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और CDP के हो गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इससे पहले के क्वेश्चन तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और उसमें आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।